गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ महाराणा प्रताप। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, लास्ट हमने पढ़ा था कि किस तरह से बॉम्बे जो था वह पोर्चुगीज के अंडर में था, लेकिन जब पोर्चुगीज की जो प्रिंसेस जो थी उसकी शादी जो थी वह इंग्लैंड के प्रिंस से हो गई, जिसके बाद में बॉम्बे जो था उसको एज ए डोरी ब्रिटिशर्स को दे दिया गया था। उसी को आगे और कंटिन्यू करते हैं। The East India Company also launched a joint attack with the Dutch United East India Company on Portuguese and Spanish ships off the coast of China, which helped the secure EIC ports in India. ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उन्होंने एक नया कैंपेन या नया जो टारगेट जो था वो उन्होंने लॉन्च किया। डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जिसको वीओसी कहा जाता था, उसके साथ पोर्चुगीज स्पेनिश शिप जो थे उन सबको मिलाकर चाइना और उसके आसपास का जो एरिया जो था उसको घेरने की कोशिश की। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज fiercely competitive with the Dutch and the French throughout the 17th and 18th century over the spices from the Spice Island. Spices at the time could only be found on this island, such as the pepper, ginger, nutmeg, cloves, and the cinnamon could bring profits as high as 400% from the one voyage. अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका सीधा सीधा कंपटीशन जो था वो डच और जो स्पेनिश जो शिप्स जो थे उससे था। 17 और 18 सेंचुरी के बीच में स्पाइसेस जो था उसका ट्रेड जो था वो अपने चरम पर था। स्पाइसेस में बात करें हम, ये जो कुछ पर्टिकुलर आइलैंड जो थे वहीं के ऊपर स्पाइसेस ज़्यादा प्रोड्यूस होती थी। स्पाइसेस में पीपर हैं, जिंजर है, नटमग है, क्लोव्स है, सिनेमन है, ये कुछ खास प्रकार की जो स्पाइसेस जो थे उसका ट्रेडिंग या उसका बिजनेस जो था उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होती थी। या यूं कहिए कि एक शिप के ऊपर उनको लगभग 400% का बेनिफिट होता था। इस वजह से डच भी चाहते थे, स्पेनिश भी चाहते थे और ब्रिटिशर भी चाहते थे कि वो जो आइलैंड जो हैं उनके ऊपर उनका कंट्रोल हो। इस वजह से 17 और 18 सेंचुरी के बीच में उनके बीच में कंपटीशन चलता रहा। द टेंशन वाज सो हाई बिटवीन द डच एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडीज ट्रेडिंग कंपनीज दैट इट escalated into at least 4 Anglo-Dutch wars between them. अब डच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों के बीच में टेंशन इतनी भारी थी या कंपटीशन इतना भारी था कि दोनों के बीच में लगभग 4 एंग्लो डच वॉर्स हुए। एंग्लो डच मतलब ब्रिटिशर्स और डचीज के बीच में 4 बार बैटल लड़ा गया। फर्स्ट 1652 से लगाकर 1654 तक चला, फिर 1665 से लगाकर 1667 तक चला, फिर 1672 से लगाकर 1674 और लास्ट में 1780 से लगाकर 1784 तक 4 बार अलग अलग टाइम अलग अलग जगहों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सोल्जर जो थे उनमें बैटल लड़ा गया। द डच कंपनी मेंटेन दैट प्रॉफिट्स मस्ट सपोर्ट द कॉस्ट ऑफ वॉर विच केम फ्रॉम ट्रेड विच प्रोड्यूस प्रॉफिट। Competitive arose in 1635 when Charles I granted a tradition license to Sir William Curtin, which permitted the rival Curtin Association to trade with the East and any location in which the EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी had no presence. डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अपने आर्मी जो थी वो उस प्रॉफिट से ही मेंटेन करती थी। दूसरी तरफ जो चार्ल्स फर्स्ट जो थे इंग्लैंड के प्रिंस, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को अब परमिशन दे दिया, एक तरह से सर विलियम कर्टिन को लाइसेंस दे दिया कि जहां जहां भी ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करना चाहे कर सकती है। इन एन एक्ट एम्ड स्ट्रेंथनिंग द पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, किंग चार्ल्स II granted the EIC in a series of 5 acts around 1670 the rights to autonomous territorial acquisitions, to mint money, to command forestries and troops and form alliances, to make war and peace, and to exercise both civil and criminal jurisdiction over the acquired areas. अब चार्ल्स II जो था उन्होंने भी परमिशन दे दी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह जहां जहां पर भी अपनी टेरिटरी बढ़ाना चाहे, फॉरेस्ट के ऊपर कंट्रोल करना चाहे, ट्रूप्स के ऊपर कंट्रोल करना चाहे, प्रॉफिट कमाना चाहे तो कमा सकती हैं। उसके लिए उनके पास में दोनों ऑप्शन थे, पीसफुली के तरीके से भी या फिर युद्ध लड़कर भी वो वहां पर उनका कंट्रोल कर सकते थे। द कंपनी फ्रेश फ्रॉम अ कोलोसल विक्ट्री एंड
with the backing of its own private, well-disciplined and experienced army, was able to insert the Carnatic region from in base of Madras and in Bengal from Calcutta without facing any further obstacle from the other colonial power. अब कॉलोनियल पावर की बात करें तो ब्रिटिशर जो थे वो अपने आप को उस टाइम सुप्रीम प्रूव कर चुके थे, क्योंकि डच, पोर्चुगीज और स्पेनिश जो थे उनके मुकाबले में ब्रिटिश आर्मी जो थी वो पावरफुल थी। उनकी एक प्राइवेट आर्मी थी, पावरफुल आर्मी थी, जिन्होंने लगभग सभी जो अदर कॉलोनीज जो थे उनको डिफीट कर दिया था। इस तरह से मद्रास और बंगाल के राष्ट्रीय ब्रिटिशर्स जो थे वो बिना किसी ऑब्स्टेकल के, बिना किसी प्रॉब्लम के इंडिया में अपना कॉलोनियल पावर जो थे वो स्टेब्लिश कर सके। इन 1689 a Mughal fleet commanded by Sidi Yaqub attacked Bombay। 1689 में एक मुगल फ्लीट यानी कि एक मुगल टुकड़ी जो थी उन्होंने सीदी याकूब के लीडरशिप में कंपनी के ऊपर, बॉम्बे के ऊपर अटैक कर दिया। आफ्टर ईयर ऑफ रेजिस्टेंस द ईस्ट इंडिया कंपनी सरेंडेड इन 1690 एंड द कंपनी सेंट एनॉयज टू औरंगजेब्स कैंप टू प्लीड फॉर अ पार्डन। कंपनी जो थी उसको हार का सामना करना पड़ा। 1690 में कंपनी की तरफ से औरंगजेब के कोर्ट में अपने जो एम्बेसडर या अपने जो सर्वेंट जो थे उनको भेजा गया और औरंगजेब से माफी मांगी गई। The company's enemies had to prostrate themselves before the emperor, pay a large indemnity and the promise better behavior in the future। कंपनी की तरफ से कई सारा कंपेंसेशन जो था वो मुगल एम्परर औरंगजेब को दिया गया और प्रॉमिस किया गया कि फ्यूचर में ब्रिटिशर्स के द्वारा या कंपनी के द्वारा ऐसी कोई मिस्टेक नहीं होगी। द एम्परर विथड्रॉ हिज ट्रूप एंड द कंपनी सब्सिक्वेंटली रीस्टेब्लिश इटसेल्फ इन द बॉम्बे एंड सेट अप अ न्यू बेस इन कलकत्ता।